नमस्कार, मैं कुमार सुमन स्टडी जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कारक प्रकरण से संबंधित वीडियोज़ के अंतर्गत कर्ता कारक से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम लोग कर्म कारक के विषय में जानेंगे। देखिए, ये जो कर्म कारक है ना, इसके बारे में परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है। कहते हैं कर्तुरिप्सित तमम कर्म, कर्तुरिप्सित तमम कर्म। इसको जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे कर्तुरिप्सित तमम का, तो आएगा इसमें कर्तुः इप्सित तम। क्या आएगा? आएगा कर्तुः इप्सित तम। ठीक है, कर्तुः इप्सित तम अर्थात कर्ता का जो इप्सिततम है। अब इप्सित क्या है? इप्सित है इच्छा और इप्सित तम है अत्यंत इच्छा। ठीक, इप्सित है इच्छित जो है और इप्सिततम है सबसे अधिक इच्छा, सर्वाधिक इच्छा, तम प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहते हैं कि कर्ता का जो सर्वाधिक इप्सिततम है, सर्वाधिक इप्सित है, सर्वाधिक अभिलषित है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, उसी को क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। उदाहरणार्थ, मैं विद्यालय जाता हूँ, जाने की क्रिया के द्वारा मैं सर्वाधिक किसे चाहता हूँ? विद्यालय। मेरा लक्ष्य क्या है? विद्यालय। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, पढ़ाने की क्रिया के द्वारा मैं क्या चाहता हूँ? संस्कृत चाहता हूँ। आप कारक पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया के द्वारा आप क्या चाहते हैं? आप कारक चाहते हैं। सर्वाधिक आपकी इच्छा क्या है? तो पढ़ने की क्रिया के द्वारा आपकी सर्वाधिक इच्छा है कारक। आप स्टडी जोन देखते हैं, स्टडी जोन देखते हैं, तो देखने की क्रिया के द्वारा स्टडी जोन आपका क्या है? इप्सिततम है। तो आपकी क्रिया के द्वारा, आप अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहते हैं, उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। यही हमने लिखा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। अब यह जो कर्म है, इस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यही कहा, इसमें कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी जब हम वाच्य पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो स्पष्ट हो जाएंगी। आप अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक, जैसे सह फलम खादति, वह फल खाता है, तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? वह खाने की क्रिया कर रहा है, तो वह हो जाएगा कर्ता। तो इसलिए हमने प्रयोग कर दिया क्या? सह का। वह फल खाता है, क्या खाता है? खाने की क्रिया के द्वारा वह नाम का जो करता है, यह जो वह करता है सह, खाने की क्रिया के द्वारा क्या चाहता है? सर्वाधिक फल को चाहता है। इसलिए फल की हो जाएगी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें लग जाएगी द्वितीया विभक्ति। तो हमने लगा दिया इसमें द्वितीया विभक्ति बनेगा क्या? फलम। तो सह फलम और खादति क्रिया कर्ता के अनुसार लगे होगी क्रिया, तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया खादति का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं पहले कि ये कर्ता के अनुसार होगी क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन में तो प्रथम पुरुष एक वचन में। लेकिन हम बार बार इसलिए दोहरा दे रहे हैं ताकि आपका इस पर विशेष ध्यान रहे और आपके स्मरण में ये बातें हमेशा के लिए रह जाए, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को दोहरा देते हैं। तो सह फलम खादति। उसी प्रकार से बालकः विद्यालयं गच्छति, गच्छति अत्र क्रियापदमस्ति, बालकः कर्तृपदमस्ति, अर्थात बालक कर्ता है, यहाँ पर कर्तृपद है, और गच्छति क्या है? क्रियापद है। और बालक गमन क्रिया के द्वारा, जाने की क्रिया के द्वारा क्या चाहता है? विद्यालय चाहता है। बालक
जाने की क्रिया के द्वारा क्या चाहता है, विद्यालय चाहता है, इसलिए विद्यालय की हो जाएगी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। तो हमने यहाँ लगा दिया विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति लगा करके बन गया क्या, विद्यालयम। तो हुआ बालकः विद्यालयम गच्छति। कर्तुरिप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है उसे कहते हैं कर्म। कर्म में लगेगी द्वितीय विभक्ति। आपके सामने कोई वाक्य आया और उस वाक्य में आप देखिए कि यह जो कर्ता है अपनी क्रिया के द्वारा किस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है, जिसे सर्वाधिक चाहेगा उसी की हो जाएगी, उसी को कहेंगे कर्म, और कर्म में लग जाएगी द्वितीय विभक्ति। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं और भी द्वितीय विभक्ति कहाँ है, या फिर और भी कर्म कारक कहाँ कहाँ होते हैं। तो एक तो कर्म कारक यहाँ होते हैं, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसको भी कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक किसको कहते हैं, तो हुआ तथा युक्तम च अनिप्सितम, तथा युक्तम च अनिप्सितम। देखिए, जो जिस कार्य को अपनी क्रिया के द्वारा आप जिसे सर्वाधिक चाहते हैं उसकी तो कर्म संज्ञा होगी ही, परंतु जैसे क्रिया के द्वारा आपका वह इप्सित जुड़ा हुआ है ना, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, तो जाने के क्रिया के द्वारा जैसा संबंध विद्यालय का है वैसा ही संबंध यदि किसी ऐसे का हो जिसको हम नहीं चाहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं। अच्छा, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि सड़क पर चल रहे हैं पैदल, तो बगल वाले का जो दरवाजे का जो पेड़ पौधा है उसकी डाली झुकी हुई है तो उसका पत्ता तोड़ लिए, या फिर दीवार है तो दीवार को ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक, किसी को छूते हुए चल रहे हैं, स्पर्श करते हुए चल रहे हैं, दीवार को स्पर्श कर रहे हैं, या फिर पत्ता है, पेड़ झुकी हुई है तो पत्तों को स्पर्श करते हुए, डाली को, शाखा को छूते हुए, डाली को छूते हुए जा रहे हैं। तो क्या यह इप्सित है? इप्सित है विद्यालय जाना, लेकिन यह अनिप्सित कार्य है। यह आप जानबूझ करके नहीं छू रहे हैं, वो एक प्रकृति बन जाती है, वो एक व्यवहारिकता बन जाती है लोगों की। ठीक ना, तो आप छूते हुए जा रहे हैं, तो यह कार्य हुआ कैसा, अनिप्सित कार्य हुआ। लेकिन जिस प्रकार से विद्यालय का जाना क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसी प्रकार से यह कार्य भी विद्यालय, यह कार्य भी जो छूना है यह भी उस क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अनिप्सितम अपि कर्म संज्ञम स्यात्। तथा युक्तम, तथा युक्तम मतलब वैसे ही युक्त हो, वैसे ही युक्त हो मतलब जैसे इप्सित क्रिया के साथ युक्त था, ठीक ना, वैसे ही युक्त हो और अनिप्सित हो। न चाहते हुए भी यदि क्रिया इप्सित की तरह जुड़ा हो क्रिया के साथ तो उसको क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। इप्सित कर्म की तरह क्रिया से युक्त अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। ठीक, गांव जाते हुए, देखिए इप्सित है गांव का जाना। ठीक, गांव जाना इप्सित है, लेकिन गांव जाने के क्रम में अगल बगल में जो हरियाली है, घास है बड़ी बड़ी लंबी लंबी, उस घास को छूते हुए जा रहा है मगन में। ये सभी लोग फील करते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक ना, तो गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है, तो गांव जाते हुए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह जो है इप्सित है, गांव जाना इप्सित है। ठीक ना, इसलिए इसकी तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से होगी, कर्तु इप्सित तमम सूत्र से होगी। तो हो जाएगा क्या, ग्रामम गच्छन। ठीक ना, ग्रामम गच्छन तृण को स्पर्श करता है। तृण को स्पर्श करना, तृण मतलब घास, घास को छूना, स्पर्श करना मतलब छूना। घास को छूना इप्सित नहीं है, लेकिन अनिप्सित होते हुए भी क्रिया के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे गांव जाना क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो तृणम स्पृशति, इसलिए इसकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति भी इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आया भात खाते हुए विष खाता है। भात खाते हुए
विष खाता है। कोई व्यक्ति चावल खा रहा है, भात खा रहा है, भात दाल खा रहा है, उसमें पता नहीं कैसे जहर मिला हुआ है, उस व्यक्ति को पता नहीं, तो वो खा रहा है। अच्छा, जैसे खा रहा है तो भोजन करने की क्रिया के द्वारा जैसा संबंध उस भात से है वैसा ही संबंध तो उसमें मिले हुए चावल से है ना, उसमें मिले हुए विष से है, जहर से है। जैसा संबंध उस भात से है वैसा ही संबंध उसमें मिले हुए जहर से है। ठीक, जैसे वो भात खा रहा है वैसे ही उसमें जहर भी जा रहा है, वैसे ही वो जहर भी खा रहा है। तो जहर खाना क्या इप्सित है? वो जानबूझ के खा रहा है क्या जहर? खाने की क्रिया के द्वारा भात तो इप्सित है, तो भात की तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, लेकिन वह जो अनिप्सित है जहर, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिया के साथ जैसे भात का जुड़ाव है, जैसे वहाँ कर्म का जुड़ाव है, वैसे ही उस अनिप्सित की भी क्रिया के साथ जुड़ाव है, इसलिए वहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, वहाँ भी कर्म कारक हो जाएगा। तो विष भात खाते हुए विष खाता है। भात मतलब ओदनम, तो यहाँ पर ओदन होता है, ठीक है ना, ओदन शब्द है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगानी है चूंकि कर्म कारक है, इसलिए ओदनम खादन, ओदनम खादन विषम खादति। ठीक है, ओदनम खादन विषम खादति। ठीक, तो स्पष्ट हुआ कि जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है उसको भी कर्म कहेंगे, और जैसे सर्वाधिक चाहने वाली चीज क्रिया के साथ जुड़ी हुई है वैसे ही अनिप्सित भी यदि क्रिया के साथ जुड़ी होगी तो उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति ओदनम खादन विषम खादति। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने देख लिया। कर्म कारक में और भी पढ़ना है आपको, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।